रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 25 नवंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2021। सबसे पहले तो उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ़ जज राना मोहम्मद शमीम की तलबी का मामला क्या है। अहम बासर हलकों की जानिब से, लंबे हाथों की जानिब से तलबी के इस मामले पर अहम कार्रवाई को कैसे मौखर करवाया गया, कैसे मुलतवी करवाया गया और तलबी के इस मामले पर अहम कार्रवाई में किसने रुकावट डाली और उनके नाम क्या हैं, ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं दो बातें आप तमाम देखने वालों से करना चाहूँगा। कल जब इश्तिहारात के इम्तियाज़ी तकसीम के मामले पर मरियम नवाज़ ने अपनी ऑडियो टेप का एतराफ़ किया, इस एतराफ़ी बयान के फ़ौरी बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से और वफाकी वज़रा की जानिब से ना सिर्फ मरियम नवाज़ को चार्जशीट किया गया, बल्कि इस बात का ऐलान भी किया गया कि मुस्तबिक नवाज़ के दौर में जो नून लीग की टीवी चैनल से मुतल्लिक जो पॉलिसी रही इश्तिहारात की तकसीम से मुतल्लिक, इस मामले की FIA से तहकीकात करवाई जाएंगी और ये पता चलाया जाएगा कि नून लीग के दौर में कौन से टीवी चैनल को बहुत ज़्यादा नवाजा गया और वो कौन से टीवी चैनल से जिन्हें सरकारी इश्तिहारात से महरूम रखा गया मुस्तबिक नवाज़ की जानिब से। और इस बात का ऐलान भी किया गया कि FIA के इंक्वायरी के जो नताइज होंगे वो अवाम के सामने लाए जाएंगे और मीडिया के सामने लाए जाएंगे। इस ऐलान के फ़ौरी बाद PBA की जानिब से नाज़रीन एक एलामिया जारी किया गया जो इल्ज़ामात हुकूमत की जानिब से मरियम नवाज़ पे लगाया गया इश्तिहारात की इम्तियाज़ी तकसीम से मुतल्लिक कम बेश वही इल्ज़ामात PBA ने जो एलामिया जारी किया, उस एलामिया में मौजूदा हुकूमत पर भी उसी तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए कि मौजूदा हुकूमत की जो इश्तिहारात से मुतल्लिक पॉलिसी है वो भी डिस्क्रिमिनेटरी है, उसमें भी टीवी चैनल के साथ जो है वो इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है। जो एलामिया जारी किया गया उसकी डिटेल आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये PBA चीज़ क्या है। PBA नाज़रीन स्टैंड फॉर करता है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन। ये जो तंजीम है, तमाम जो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल है उनकी ये मुतफ़िक़ा तौर पे बॉडी है जिसके सालाना बुनियादों पर इंतखाबात होते हैं। चेयरमैन मुंतखब होता है, वाइस चेयरमैन मुंतखब होता है, सेक्रेटरी मुंतखब होते हैं और ख़जाना का सेक्रेटरी मुंतखब होता है और ये अपने मीडिया के मामलात को जो है वो देखते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं। हुकूमत के साथ भी मीडिया के कंडक्ट से मुतल्लिक़, इश्तिहारात से मुतल्लिक़ इनके मामलात चलते रहते हैं। तो कल जो PBA की जानिब से एलामिया जारी किया गया उसमें एक तो मरियम नवाज़ के इस एतराफ़ी बयान के बाद उनके इक़दाम की मज़म्मत की गई और साथ ही साथ हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया गया कि अगर तहकीकात करवानी है कि पिछले एतबार में नून लीग के दौर में जो पॉलिसी रही नून लीग की वो क्या रही, किन टीवी चैनल को नवाजा गया, किन टीवी चैनल का गला दबाने की कोशिश की गई, अगर ये तहकीकात करवानी है, ये तफसीलात सामने लेके आनी है तो सिर्फ नून लीग के दौर की नहीं बल्कि पिछले 20 साल का डाटा जो है वो सामने लाया जाए, आवाम के सामने इस डाटे को रखा जाए और उसमें देखा जाए कि किस किस हुकूमत के दौर में किस टीवी चैनल को नवाजा गया, उन्हें कंट्रोल करने के लिए किस किस्म के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए गए। तो सिर्फ 5 साल की नहीं माजी की हुकूमत के बल्कि पिछले 20 साल का जो डाटा है वो मंजर आम पर लाया जाए। अलामिया में PBA की जानिब से नाज़रीन ये भी कहा गया कि मौजूदा हुकूमत ने भी उसी किस्म के हथकंडे मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, आज़ादी राय को दबाने के लिए और मीडिया की जो पॉलिसी है, इदारती पॉलिसी है, उसे दबाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने भी वही हथकंडे इस्तेमाल किए हैं जो माजी की हुकूमतें मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। एलामिया में ये भी कहा गया कि मौजूदा हुकूमत ने इश्तिहारात की तकसीम की वही पॉलिसी रखी कि इदारों को जो है वो आज़ाद नहीं किया गया, कि जो मुख्तलिफ़ वजारतें हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो आज़ाद बॉडीज़ बनाई गई हैं, कॉरपोरेशंस बनाई गई हैं, वो इश्तिहारात की तकसीम से मुतल्लिक़ आज़ादाना तौर पे फ़ैसले करें। लेकिन माजी की हुकूमतों की तरह मौजूदा हुकूमत में भी, इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी वही पॉलिसी रखी गई कि इश्तिहारात को अपने हाथ में रखना है। जो इदारे हैं मुतल्लिका उन्हें ये आज़ादी नहीं देनी कि वो ख़ुद फ़ैसला करें कि किस टीवी चैनल को इश्तिहार देना है, किस अखबार को इश्तिहार देना है। तो ये पॉलिसी भी मौजूदा हुकूमत की माजी की पॉलिसियों से मिलती जुलती है, जिसमें मीडिया को कंट्रोल करने और मीडिया को माली तौर पे दबाने की, ताकि उन पे कंट्रोल किया जाए। तो ये कोशिशें मौजूदा हुकूमत के दौर में भी की गई हैं। तो फिर इसके बाद जब हुकूमत मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तहकीकात करवाएंगी, उन पर जो इश्तिहारात की इम्तियाज़ी तकसीम का इल्ज़ाम लगा है, बल्कि उन्होंने तो एतराफ़ किया है, तो मौजूदा हुकूमत पे जो चार्जशीट की गई है, जो मीडिया की
तंजीम की जानिब से, PBA की जानिब से मौजूदा हुकूमत को चार्जशीट किया गया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ इस मामले की तहकीकात कौन करेगा? आया कि FIA करेगा, जिसका सरबराह वजारत दाखिला की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस की जानिब से लगाया जाता है? क्या हुकूमत अपने ख़िलाफ़ इश्तहारात की इम्तियाज़ी तकसीम के मामले पर PBA के इस्लामी के बाद तहकीकात कर सकती है, नहीं कर सकती? अगर वो तहकीकात होंगी तो क्या वो जानिबदाराना होगी, गैर जानिबदाराना होगी? इस सवाल का जवाब जो है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसका जवाब देंगे। दूसरी जो मैंने बात करनी थी नाज़रीन, पाकिस्तान का जो आइन है, वो जो कानून है, वो दो चीज़ों की बड़ी सख्ती के साथ मुमानत करता है। एक तो किसी शहरी का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता किसी भी लेवल पे, सरकारी लेवल पे, निजी लेवल पे, और इसी तरह से इस बात की भी पाकिस्तान के आइन और कवानीन में ममानत की गई है कि किसी शहरी के साथ जो है वो इम्तियाज़ी सलूक बरता नहीं जा सकता, चाहे कोई सरकारी इदारा हो, चाहे कोई निजी इदारा हो, हर शहरी के साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, ये इस बात को नोट किया गया है कि मौजूदा हुकूमत की जो तरजीहात हैं उसमें भी इम्तियाज़ी सलूक जो है दिखाई देता है। जिस तरीके से कल मरीम नवाज़ का स्टेटमेंट सामने आया, इश्तहारात की इम्तियाज़ी तकसीम का उन्होंने एतराफ़ कर लिया, अपनी ऑडियो टेप का एतराफ़ कर लिया, उसके बाद फ़ौरी तौर पे हुकूमत ने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ तो तहकीकात का आगाज़ कर दिया, उसका ऐलान कर दिया कि FIA इस मामले पर तहकीकात करेगा। लेकिन जो साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का ऑडियो टेप सामने आया, उस मामले पे, उसकी तहकीकात के मामले पर देखा गया कि हुकूमत मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ खामोश रही, बल्कि उस ऑडियो टेप के मामले पर अदलिया पे जो इल्ज़ामात लग रहे थे, अदलिया पर जो उंगलियां उठाई जा रही थी, अदलिया की क्रेडिबिलिटी पर जो सवाल उठ रहे थे, उस पर किसी किस्म की तहकीकात करवाने का हुकूमत की जानिब से ऐलान नहीं किया गया। अदलिया के एहतराम की तमाम लोग बातें करते हैं, हुकूमत भी करती है, कल मरीम नवाज़ भी कर रही थी। लेकिन ये जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं, जो बयान हल्फी, ऑडियो टेप, वीडियो टेप सामने आ रही हैं, उससे जो हिट हो रही है वो पाकिस्तान की आला अदलिया हो रही है। लेकिन इस मामले पर हुकूमत ने जो है वो सरफ़े नज़र बरता है और इस मामले पर तहकीकात जो है वो हुकूमत ने अब तक करवाने का ऐलान नहीं किया, बल्कि ये मामला एक सिर्फ वफाकी वज़ीर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया गया है कि इस मामले पर अगर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। हुकूमत जो है इस मामले में तहकीकात में नहीं पड़ेगी। चलें, हुकूमत का जवाब माना जा सकता है, लेकिन एक और मामला भी है। जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ लंदन की 3 प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ हुकूमत के पास मालूमात आती हैं, तो इस मालूमात पर एसेट रिकवरी यूनिट ने फ़ौरी तौर पर तहकीकात की और फिर वजारत कानून की मुआवनत से जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बनाकर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजा गया और फिर उस रेफरेंस को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया गया। कतई नज़र इस बात के कि वो जो रेफरेंस बनाया गया था उसमें जो कानून की मंशा होती है, जो आइन की मंशा थी, उसे फ़ॉलो किया गया, नहीं फ़ॉलो किया गया कि मनी ट्रेल जो है वो जस्टिस काजी फाइसा से मांगनी है या उनकी अहलिया से मांगनी है। इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर कता नज़र हुकूमत ने रेफरेंस बनाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया। लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखा गया कि जब मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं, जिनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है और वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे अभी भी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, उनका जब वीडियो स्कैंडल मुबैना वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया तो हुकूमत ने उस पर किसी किस्म की तहकीकात नहीं की। जिस तेज़ी के साथ जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस बनाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा गया, उस तेज़ी के साथ जो है उस मामले को दबाने की हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ कोशिश की गई, बल्कि उस मामले को दबाने में ता हद तक जितना हो सकता था वो हुकूमत की जानिब से किया गया। अगर हुकूमत का ये इम्तियाज़ी रवैया ना होता तो हुकूमत को चाहिए था कि जिस तरीके से जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया, उसी तरीके से मुबैना तौर पर जो वीडियो स्कैंडल मौजूदा चेयरमैन नैब का सामने आया, उस पर या तो रेफरेंस बनाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा देते, या फिर अगर सदर मुमलिकत के पास उस पर तहकीकात करवाने का, इंक्वायरी करवाने का अख्तियार था तो उस पर भी तहकीकात करवाई जाती। तो आज हुकूमत पर भी ये इल्ज़ामात ना लगते कि हुकूमत का रवैया भी माजी की हुकूमतों से हट कर नहीं है। माजी की हुकूमतें अगर इम्तियाज़ी सलूक जो है वो मुख्तलिफ लोगों के साथ, शहरियों के साथ, TV चैनल के साथ या शख्सियात के साथ करती रहीं, तो मौजूदा हुकूमत में भी ये इम्तियाज़ी रवैया जो है वो हुकूमत की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं आज की अपनी टॉप स्टोरी की तरफ, प्राइम स्टोरी की तरफ, कि साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और गिलगित बिल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज राना मोहम्मद शमीम की तलबी का मामला क्या है और तलबी के इस मामले पर अहम कार्रवाई को किसने रुकवाया, किस तरीके से अहम कार्रवाई में रुकावट डाली गई और उनके नाम क्या हैं। नाज़रीन, 15 नवंबर को जब राना मोहम्मद शमीम का बयान हल्फी सामने आया, उस बयान हल्फी ने एक तहलका मचा दिया, मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ और फिर 17 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लेते हुए तमाम जो उस स्टोरी से जुड़े
किरदार थे, जो करैक्टर थे, उन्हें बुलाया गया। मीर शकील रहमान को, आमिर गौरी को, अंसार अब्बासी को और राना मोहम्मद शमीम को 17 नवंबर की समात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जो करैक्टर थे उन्हें तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी करते हुए उनसे ये वजाहत तलब की है कि 7 रोज़ के अंदर बताया जाए कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ ये बयान हल्फी में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर, जो इस्लामाबाद की क्रेडिबिलिटी पर, जो आज़ादी पर जो है वो सवालात उठाए गए हैं, जो एलिगेशन लगाए गए हैं, उस पर क्यों ना जो है आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इसी तरीके से नेशनल असम्बली की जो कायमा कमेटी है बराए इतलात व नशरियात, उनकी जानिब से भी इस मामले का नोटिस लिया गया था और 22 नवंबर को कामा कमेटी ने इजलास बुलाया था, जो राना शमीम का बयान हल्फी सामने आया था। ना सिर्फ इजलास बुलाया गया था बल्कि उस इजलास में साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को ज़ाती हैसियत में और राना मोहम्मद शमीम को भी ज़ाती हैसियत में इस मामले पर वजाहत देने के लिए, सफाई देने के लिए तलब किया गया था, क्योंकि इस मामले से बयान हल्फी सामने आने के बाद जो पाकिस्तान की अदलिया है उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठे हैं, तो ये मामले पर इस तरह से नोटिस लिया गया था। लेकिन बताया यह गया है कि वो जो कामा कमेटी का इजलास होना था 22 नवंबर को, उसे कोई वजह बताए बगैर जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, मौखर कर दिया गया है। और हमने जब मियां जावेद लतीफ़ साहब से जब रब्ता करने की कोशिश की, जो कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बताया कि क्योंकि स्पीकर की जानिब से और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से इस मामले पर जो हमने नोटिस लिया था, कमेटी रूम जो है वो फराहम करने से इनकार कर दिया गया, कमेटी पर रूम फराहम करने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इस वजह से जो है इस अहम मामले पर कार्रवाई जो है वो ना हो सकी, पहला इजलास जो है वो कंडक्ट ना हो सका। मियां जावेद लतीफ़ ने यह भी बताया कि हमने दोबारा से स्पीकर असद कैसर को ख़त लिखा है और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को ख़त लिखा है कि ये अहम मामला है, अदलिया से जुड़ा मामला है, अदलिया पर सवालात उठे हैं, अदलिया की क्रेडिबिलिटी पर जो है वो इल्ज़ामात लगे हैं, तो इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए कायमा कमेटी को अपना इजलास कंडक्ट करने के लिए फ़ौरी तौर पर जो है वो कमेटी रूम फराहम किया जाए, ताकि इस मामले से जुड़े जो लोग हैं उन्हें बुलाकर इस मामले पर जो कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाया जाए। अब देखें, पार्लियामेंट तो एक आज़ाद है, कायमा कमेटी भी आज़ादाना तौर पर अपना काम करती है, तो क्या वजह बनी कि कमेटी रूम जो है हुकूमत की जानिब से फराहम नहीं किया गया। और इसमें जैसे कि नाम किन के हैं वो तो मियां जावेद लतीफ़ साहब ने बता दिए, लेकिन इसमें डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। पार्लियामेंट सॉवरेंट है, पार्लियामेंट आज़ाद है, पार्लियामेंट अपनी कार्रवाई कर सकती है, किसी को भी बुला सकती है। और ये जो कायमा कमेटी है इसकी कंपोजिशन क्या है वो भी आपको बता देते हैं कि इसमें मियां जावेद लतीफ़ चाहे इस कमेटी के चेयरमैन है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, मन मर्ज़ी से कोई ऑर्डर जो है वो पास नहीं कर सकते। ये 20 अरकान की अरकान कौमी असम्बली की कमेटी है, जिसमें नून लीग के जो लोग हैं वो सिर्फ 6 हैं, और उसमें PTI का जो हिस्सा है इसमें PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली शामिल हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 अरकान असम्बली शामिल हैं। और इसमें जो 21वां जो मेंबर है वो वफाकी वज़ीर होता है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो इस तरह से 12 अरकान जो है मौजूदा हुकूमत के थे, 9 अरकान जो है वो अपोजिशन थे नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे। लेकिन अक्सरियत रखने के बावजूद भी इस इजलास के लिए जो कमेटी रूम मुहैया किया जाता है, हालांकि गुंजाइश मौजूद है, हमने नेशनल असम्बली का जो रिकॉर्ड है देखा है, जो शेड्यूल है स्टैंडिंग कमेटी का वो भी देखा है, गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी मियां जावेद लतीफ़ ये कहते हैं कि नोटिस लेने के बावजूद पता नहीं किस खौफ की वजह से, किस डर की वजह से हमें कमेटी रूम जो है वो दस्तयाब ना होने का उज़र देकर जो है वो इजलास नहीं करने दिया गया और आइंदा की तारीख़ के हवाले से भी नहीं बताया गया कि कब हम अपना इजलास बुला सकते हैं। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि हमने इस मामले पर जो रिमाइंडर नोटिस हैं, जो लेटर हैं, वो फवाद चौधरी को भी जारी कर दिया है और स्पीकर असद कैसर को भी नोटिस जो है रिमाइंडर का जारी कर दिया गया है। तो ये आज का हमारा वीलॉग नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।